हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए इसी मोटिवेशन के साथ आपका स्वागत है फोकस ऑन कैरियर क्लासेस में। रोज की तरह आज भी हम लोग मैथ का सेट नंबर 41 देखेंगे और इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि किसी कार्य को ए बी सी मिल करके पूरा करते हैं। ठीक है, ए तथा बी मिल करके कार्य का 60% हिस्सा जो है से पूरा करते हैं और बी तथा सी मिल करके कार्य का 70% हिस्सा को पूरा करते हैं। तीनों में से सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है, यही ज्ञात करना है। देखिए ए प्लस बी मिल करके जो करते हैं वो 60% करते हैं। ठीक है, कार्य का 60% करते हैं और बी और सी मिल करके करते हैं कितना, 70% करते हैं। तो बताना है कि ए बी सी में से सबसे ज्यादा कार्य कुशल कौन है। तो चलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो टोटल कार्य कितना रहा होगा 100%। तो तीनों मिल करके अगर काम करेंगे तो 100% कार्य करे होंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ए बी बराबर ए प्लस बी बराबर कितना है 60% है। तो अगर ए बी को ला करके इसमें से घटा देंगे तो सी बराबर हम लिख सकते हैं 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%। और क्या एक लिख सकते हैं एक टर्म को, और यहां से लिख सकते हैं, देखिए बी और सी को अगर 100 में से अगर घटा देते हैं तो ए बराबर हम यहां लिखेंगे कितना, 100 में से अगर 70 घटाएंगे तो कितना लिख देंगे 30% लिख देंगे। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि ए और सी मिलकर के कितना 40% और 30% कार्य को पूरा करते हैं। तो अब बताइए कि बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए बी बराबर, अब देखिए कि ए और बी बराबर मिलकर के कितना 60% करते हैं। तो यहां से बी बराबर क्या कर देंगे 30% लिख देंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि ए है सी है से 40% काम करता है, ए है से 30% करता है और बी है से कितना 30% काम करता है। तो सबसे ज्यादा इसमें काम कौन करता है, देखिए सी है से 40% काम करता है। इस प्रकार से हमारा जो सबसे ज्यादा कार्य कुशल हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पहला का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 गोले को पिघला करके एक ठोस बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक गोला है और एक गोला और है और एक गोला और है। ठीक है, और एक जो गोला है वो सबसे बड़ा गोला है। ठीक है, यहां से देखिएगा समझिएगा। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसका जो दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अब हम बता सकते हैं कि तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो सबसे पहले बड़ा गोला का क्या करना होगा, त्रिज्या हमको निकालना होगा। तो अब बताइए कि अगर तीनों गोला को अगर पिघलाते हैं तो इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब बताइए कि यहां से लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और बड़ा गोला की अगर बात करें तो मान लीजिए कि इसका त्रिज्या जो है सब बड़ा आर है, तो यहां से लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही होता है आयतन। ठीक है, यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं 4/3 अगर कॉमन ले लेते हैं और पाई, तो हम लिख देंगे क्या, अगर आर क्यूब की बात करें तो 3 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 3 का क्यूब कर दिए। फिर यहाँ पे इसका तो 4 का क्यूब कर देंगे और अगर यहाँ पे अगर करें तो इसका कितना हो जाएगा 5 का क्यूब करेंगे। ठीक है, यहां से इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा तो 4/3 पाई और 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 तिया 27 लिख देंगे। 27 प्लस 4 चौके 16 चौके 64 और 25 25 से 5 5 25 25 100 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और यहां से बड़ा आर क्यूब। ठीक है, यहां से अगर इसको अगर जोड़ेंगे 27 64 और 125 को तो हमारा जो आ जाएगा वो 216 आ जाएगा बराबर बड़ा आर क्यूब। ठीक है, अगर इसको अगर हम फैक्टर करें तो 6 गुना 6 गुना 6 लिखेंगे बराबर आर क्यूब। तो हमारे से अब बताइए कि यहां से एक आर का वैल्यू जो आ गया तो हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो बड़ा आर है इसका कितना आ गया
6 सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहां तक देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिएगा। अब हमको बड़ा गोला का हमको त्रिज्या पता चल गया। ठीक है, जब त्रिज्या पता चल गया तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग निकाल लेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर देख लेंगे कि इसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल में कितना अंतर हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। तो बताइए कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। यही हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, आर स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो कितना, 3 3 9 हो जाएगा, और चार चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा, 9 16 25, और 25 कितना हो जाएगा, 50। यानी कि बोल देंगे कि 50 चौके 200, यानी कि बोल देंगे कि ये जो 3 गोला है उन लोगों का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 पाई हो जाएगा। अब चलिए अगर इसका अगर ज्ञात करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 6 का 36 हो जाएगा, 6 6 36, यहां से लिखेंगे तो 144 पाई हमारा आ जाएगा। अब देख लीजिए कि इसको अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 है और इसका जो बड़ा जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 144 है, तो पूछ रहा था कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा। ठीक है, तो इसका देखिएगा अगर प्रतिशत का कमी तो कितना, 200 में से अगर 44 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, और यही 56 जब कमी आया तो इसी का हम लोग प्रतिशत ज्ञान लेंगे। ठीक है, तो कमी प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं, कमी प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 200 में से अगर 144 घटा दिए तो 56। ठीक है, तो 200 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, यहां से अगर करेंगे तो 2 बार में, और 2 से कितना, 28, यानी कि 28% का क्या है, ये तीनों गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़ा गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कर रहे थे मिला करके तो 28% का उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जा रहा है, अंतर हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका जो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी तथा सी क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि योजनाओं में क्रमशः 20% वार्षिक और 15% वार्षिक तथा 10% वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तो 1 वर्ष पश्चात उनकी राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, राशि मतलब कि कुल क्या होता है, वो मिश्र धन होता है। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। देखिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, यही 3 का बात कर रहा है। ठीक है, इन लोगों का जो अनुपात है राशि का वो कितना दिया हुआ है, 3:4 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, और अगर रेट का जो दिया हुआ है वो रेट कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 20%। ठीक है, और जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15% और दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो यहां बोल रहा है चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि बोल रहा है। तो इस चीज से आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है जब भी काउंट होता है कब, 1 वर्ष से ज्यादा में काउंट होता है, और 1 वर्ष के अगर अंदर या 1 वर्ष तक अगर बात करते हैं तो वो जो साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि 1 वर्ष में इसका 20% लग रहा था तो टोटल जब इसका मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा, ऑलरेडी प्रिंसिपल 100% था तो जो मिश्र धन हो जाएगा कितना, 120% हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन लोग का जो मिश्र धन का जो अनुपात हो जाएगा, तो बताइए कि ये 120 हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 गुना 120% अनुपात कुल मिश्र धन यही ना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर लिखेंगे तो 115 गुना अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 15 चौके 60, यहां से कितना हो जाएगा, हम लिख देते हैं, चलिए 4 गुना 115%। ठीक है, अनुपात यहां से लिख सकते हैं कितना, 5 गुना 110%, यही होगा इन लोग का मिश्र धन का अनुपात। चलिए अगर यहां से ज्ञात करते हैं तो 12 3 36 360 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा कितना, यहां से हो जाएगा 400 कितना, 15 चौके 60, और यहां से लिख देंगे तो 11 5 55 510। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये सब कैंसिल कर दीजिए तो बचेगा 36:46:55, यही है इन लोग का क्या, मिश्र धन।
मिश्र धन का अनुपात हो जाएगा। यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक समुदाय में 120 सदस्यों का औसत आयु जो है 60 वर्ष है। 30 नए सदस्यों के आ जाने से इन लोगों का औसत आयु जो है 50 वर्ष हो जाती है। तो नए शामिल हुए सदस्यों का औसत आयु कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, बोल रहा है कि 120 सदस्य का औसत जो है से कितना है, 120 सदस्य का औसत जो है 60 वर्ष है, औसत आयु है, ठीक है। और जो बोल रहा है कि इसमें 30 सदस्य नया आ जाते हैं, तो यानी कितना अब हो जाएगा 120 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 150 सदस्य का औसत जो है वो कितना हो जाता है, 50 वर्ष हो जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 30 जो नया सदस्य है उन लोग का औसत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कि 120 सदस्य का अगर कुल की अगर बात करें, कुल आयु, तो हम कितना लिख सकते हैं, 120 गुना 60 कर देंगे तो 12 72 यानी कि 7200 हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर 150 सदस्य यानी कि बोल सकते हैं कि जो 30 नया सदस्य आए, जो 150 सदस्य हो गए, उन लोगों को अगर कुल आयु की अगर बात करें तो कुल कितना हो जाएगा भाई, यहां से लिख देंगे कितना है, 150 गुना अगर 50 करेंगे तो 15 बचे 7500, ठीक है, 7500 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कि 150 सदस्य का कुल आयु जो है 7500 है और 120 सदस्य का कुल आयु जो है 7200 है। तो अब बताइए कि 30 इसको में से अगर इसको हटा देंगे तो 30 सदस्य का कुल आयु निकल जाएगा, कुल आयु निकल जाएगा। यानी 7500 माइनस अगर 7200 कर दें तो हमारा जो 300 आ गया, यही कुल आयु आ गया। अब 30 सदस्य का अगर औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या लिख सकते हैं, औसत बराबर 30 सदस्य का कुल आयु कितना है, 300 बटा सदस्यों का संख्या। तो 30 है सदस्य, तो 30 से अगर इसको अगर कट कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 10 वर्ष, यही हमारे क्या आ जाएगा, यही औसत आ जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि इस 120 के साथ जो 30 नए सदस्य हैं उन लोगों का जो औसत आयु हुआ वो कितना है, 10 वर्ष है। इस प्रकार से 4 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 175 अनानास को बेचने पर 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 175 अनानास है, यहाँ पे समझने की बात है। देखिएगा 175 अनानास है और इसमें क्या है कि 50 को अनानास जितना में बिकता है इतना ही उसको क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। यानी कि अनानास को खरीदने में खर्च कितना हुआ होगा, 175 में 50 अनानास जो है से बेचने के बराबर लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितना में गया होगा भाई, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस अगर लगा होगा तो 175 में से अगर 50 घटा देंगे तो कितना, 125 अनानास खरीदा गया होगा और इस प्रकार से उसको कितना 50 से लाभ हो जा रहा है। तो हम यहाँ से लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 50 हो जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, यहां से हम बोल सकते हैं कि 175 माइनस 50 कर देंगे और इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से अगर करेंगे तो 50 बटा 175 में से अगर 50 घटा देंगे तो 125 गुना 100, ठीक है। अगर यहां से करें तो 25 पचे 125 और 25 गुना 50, अगर यहां से करें तो 20, तो हमारा बोल सकते हैं कि 40% जो आ गया यही इसका क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। इस प्रकार से 5 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बी से 20% अंक अधिक प्राप्त करता है, तो बी के अंक ए के अंक से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। देखिए कोई ए है और बी है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो बताइए कि इसका अगर 100 रहा होगा, इसका कितना रहा होगा, 120 रहा होगा। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि बी का जो अंक है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा तो इस से ये कितना कम है, 20 का अंतर है, ठीक है। तो 20 का अंतर है तो इसी का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ज्ञात करेंगे
क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 20 लिख सकते हैं। कितना पर, पहले इस से 20 इसमें ज्यादा बढ़ा था, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ना कि इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो हम यहाँ से लिख देंगे नीचे में 120 गुना 100, ठीक है। अगर यहाँ से करेंगे तो 20 छक्का 120 यानी कि 100/6 अगर करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 16.66 डॉट डॉट इतना ही क्या हो जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि बी का जो प्रतिशत, बी का जो अंक है ए से 16.66% का कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा एक वर्ष में साधारण ब्याज के किसी निश्चित राशि को उधार देने पर 8% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक संयोजित होने से 64 रुपए का अंतर होता है। तो बताइए कि धनराशि क्या थी, ठीक है। देखिए टाइम दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 1 वर्ष दिया हुआ है, अब रेट जो दिया हुआ है वो 8% बोल रहा है, ठीक है। लेकिन बात इसमें क्या हुआ कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 64 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, यही ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बोल रहा है कि चक्रवृद्धि संयोजित होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि संयोजित होता है, और बोल रहा है कि अर्धवार्षिक में संयोजित होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कितना, अर्धवार्षिक में जब होता है तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, आधा कर देंगे, ठीक है। तो रेट हमारा 4% हो जाएगा, और जो टाइम है से 1 वर्ष है, इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 2 कंसीडर करेंगे। अब यहां से बताना है कि 4% हमारा रेट हो गया, ठीक है, और टाइम हो गया 2, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि r²/100 इज इक्वल टू, इसी का अंतर कितना दिया हुआ भाई, 64 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां से अगर करेंगे तो रेट कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे 16/100, ठीक है। यहां से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर यहां से अगर करेंगे तो 0.16% बराबर कितना, 64 रुपया, ठीक है। तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो अब बताइए कि 0.16% बराबर 64 है, तो हम 100% का क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 0.16% बराबर 64 रुपया। तो बताइए कि 1% बराबर 64/0.16, ठीक है। 100% बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो दे देंगे, और 16 से कितना बार में, 4 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू जो आ गया 400 आ गया। तो 100% का वैल्यू क्या लिख देंगे, 400 गुना 100 लिख देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ से जो आ गया से 40,000 रुपया जो आ गया, यही हमारा क्या था, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। इस प्रकार से 7 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। एक तरीका और आपको हम बता दें इसमें कि 2 वर्ष की अगर बात कर रहा है इसमें, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8.16% हो जाएगा। ये हम बहुत पहले से आपको बताते आ रहे हैं और यहाँ भी बता रहे हैं, ठीक है। और यही अगर साधारण ब्याज की बात करें तो 1 वर्ष में 4% हो रहा है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8%, ठीक है। यही जो अंतर जो हुआ इसी बराबर हम जो यहाँ पे लिखे थे कि 8.16 माइनस अगर 8% करेंगे तो 0.16% बराबर ये 64 लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे भी जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो रहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r²/100 इज इक्वल टू कितना अंतर होता है, ठीक है। यहां से भी ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि समीकरण x² + ax + b बराबर 0 है, के गुणनखंड जो है से x - 2 तथा x + 3 है, तो a तथा b का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण जो दिया हुआ है x² + ax + b बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो है से 2 गुणनखंड दिया हुआ है, एक गुणनखंड जो है से x - 2 है, देखिए गुणनखंड जो है से x - 2 है, और एक गुणनखंड जो है से x + क्या है, 3 है, ठीक है। यही 2 गुणनखंड है। तो ये जो गुणनखंड है इसका मतलब कि हम यहां से बोल सकते हैं कि देखिएगा कि x बराबर
2 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि x बराबर 2 पुट करने पर ये जो समीकरण है से क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x बराबर अगर 2 हम पुट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो 4 लिख देंगे और 2x यहां से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे तो x बराबर अगर 2 पुट करेंगे तो 2a हो जाएगा और प्लस b, ठीक है, b बराबर 0। यहां से अगर फाइनल लिखें तो 2a प्लस b बराबर -4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। अगर दूसरा का इक्वेशन की बात करें तो यहां से अगर x बराबर अगर -3 अगर पुट किया जाए इस इक्वेशन में तो क्या लिख सकते हैं, पुट कीजिए, -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और -3 ए हो जाएगा, ठीक है, -3a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या, 0। यहां से अगर बात करें तो इस टर्म को आप उधर ले जाइए तो हम लिख सकते हैं क्या कि 9 बराबर 3a माइनस b, यानी कि फाइनल बोल सकते हैं 3a माइनस b बराबर हम 9 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहां से अगर बात करें तो चलिए हमारा इक्वेशन ए जो हो गया तो हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अगर दोनों इक्वेशन को अगर फाइंड कर देंगे तो हमारे ए और बी का मान फाइंड हो जाएगा, यानी वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो लिखेंगे 2a प्लस b बराबर -4 और इस इक्वेशन को लिखिए 3a माइनस b बराबर कितना, 9। अगर दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो देखिए b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा बराबर, अगर 5 में से 4 घटा दें तो 5 हो जाएगा। यानी कि a का जो वैल्यू आ गया हमारा, यहां से देखिए a का वैल्यू जो आ गया तो 5/5 करेंगे तो कितना, 1 आ गया, ठीक है। अब इस 1 का वैल्यू जो है से एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। एक इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो a बराबर अगर यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो 2 है से यहाँ जाकर के हट जाएगा तो b बराबर हम क्या लिख देंगे, -6 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा a और b का वैल्यू फाइंड हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, a बराबर कितना है, 1 है और b बराबर -6 है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा b हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि x माइनस वाई बराबर 7 हो तो x माइनस 15 टू द पावर 3 माइनस वाई माइनस 8 टू द पावर 3 का मान क्या होगा। देखिए बहुत सस्ता क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में देखिएगा तो आपको पिछले दिन भी हम बोले थे ये 14 नंबर जो पिछला दिन क्वेश्चन था वो भी बहुत सिंपल देखने में लग रहा था, लेकिन बनाने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसको भी शायद उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है। ज्ञात करना है कि x माइनस 15 का पावर 3, ठीक है, माइनस y माइनस 8 का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। यही फाइंड करना है। देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं कि देखिए x बराबर लिख सकते हैं y प्लस 7, ठीक है। अब इस y प्लस 7 को पुट कर दीजिए उसमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ आप पुट कीजिएगा तो लिख सकते हैं x बराबर y प्लस 7 माइनस 15 का पावर 3 माइनस y का पावर यहाँ 3 इज इक्वल टू इतना ही करना है, ठीक है। अगर यहां से ध्यान से देखिएगा तो इस 7 को अगर -15 में जोड़ देंगे तो y माइनस 8 का पावर 3 हो जाएगा और y माइनस 8 का पावर यहां से भी 3 हो जाएगा। देखिए y ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी का आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 9 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि -3/7 के ढाल के साथ बिंदु 5 और -2 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ढाल दिया हुआ है, ढाल, अगर ढाल बोले तो m बोलेंगे, m बोलेंगे तो प्रवणता बोलेंगे, ठीक है। और प्रवणता बोलेंगे तो प्रवणता जो दिया है तो -3 बटा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। और जो बोल रहा है कि एक बिंदु दिया हुआ है 5 और -2, 5 और -2 दिया हुआ है, ठीक है। कि इसको x1 बोल दे रहे हैं और इसको y1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक आपको पता है, ठीक है। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिएगा, समीकरण बराबर जो होता है
वो लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है, यही फॉर्मूला होता है। यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ y जस्ट के तस छोड़ देंगे, y1 का वैल्यू कितना है, -2 है, -2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, बराबर m का वैल्यू कितना है भाई, -3/7 है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, x नहीं है, x1 है। ठीक है, तो x -5 कर देंगे। अगर यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो चलिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से कितना हो जाएगा, 7y प्लस कितना, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से करें तो -3x प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कीजिएगा तो अब बताइए कि इस 3x को उठा करके आप इधर ले आइए। ठीक है, यहाँ अगर लाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस में हो जाएगा, अब प्लस पहले से 7y है। ठीक है, अगर 15 में से अगर इस 14 को अगर हटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इक्वेशन जो फाइंड हो गया वो 3x + 7y = 1, यही हमारा इक्वेशन आ गया। इस प्रकार से 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि x + 1/x = 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो x⁴ + 1/x⁴ बराबर व्हाट। ठीक है, देखिए एकदम सस्ता क्वेश्चन है, आप यहां से फाइंड कर दीजिएगा। तो सबको पता रहता है कि x² + 1/x² करेंगे तो इसको स्क्वायर करके 2 घटा देना होता है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 में से अगर 2 घटाएंगे, चलिए यहाँ पे स्क्वायर -2, तो 16 माइनस अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि x² + 1/x² का वैल्यू अगर 14 आ गया तो x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, x⁴ + 1/x⁴ बराबर लिख सकते हैं कितना, 14 का स्क्वायर -2 कर देंगे। 14 का अगर स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 196 - 2, 100 कितना हो जाएगा, 94, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 11 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक समचतुर्भुज की भुजा जो है, भुजा की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है एवं इसके एक विकर्ण का लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, समझिए उसका जो भुजा जो होता है से आपस में चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर जब है तो एक भुजा जब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो एक विकर्ण जो दिया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं भाई, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2। ठीक है, d1 d2 कोई पूछेगा कि क्या है, तो इसका दोनों विकर्ण है। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ तो d1 दिया हुआ है लेकिन d2 तो निकालना होगा ना हमको। तो अब बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 8 है, तो अगर यहाँ अगर करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 4 हो जाएगा तो एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप बताइए कि यहाँ से अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा कितना, 5 × 25 में से अगर 4 चौके 16 घटा देंगे तो √9 आएगा, और 9 बराबर कितना आ गया, 3। यानी कि बोल सकते हैं कि इस वाट की जगह पर हम यहाँ पे 3 आ गया। तो अब बताइए कि जो दो विकर्ण है, तो जहाँ पे कटान बिंदु होता है वो बराबर 2 भाग में विभाजित होते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ से 3 होगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल जो लंबाई हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो पहला विकर्ण हमको पता था कितना था, पहला विकर्ण हमको पता था 8 सेंटीमीटर और दूसरा का 6 सेंटीमीटर आ गया। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ गया, इसी का क्या आ गया, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत सस्ता क्वेश्चन। देखिए 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/7 का
7 प्लस 4/5 गुना 3/10 दिया हुआ है और माइनस 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ से देखिए ये जब दिया हुआ है तो सबसे पहले इस टर्म को हमको क्या करना होगा, बनाना होगा। यानी कि यहाँ का की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसको यहाँ पे का लिखा हुआ था तो सबसे पहले इसका काम करना था भाग से भी पहले, तो हम इसको 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे। अगर यहाँ से करेंगे तो 5 चौके 20 4 24/5 लिख देंगे। ये भागा में है तो गुना में अगर लिखेंगे तो ये जो 3 आएगा तो क्या आ जाएगा, बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 4/5 लिख देंगे गुना 3/10 माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर फाइनल हम करें तो 3 से कितना बार में कटेगा भाई, 8 बार में। यानी कि अब यहाँ से 2 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं 8/5 प्लस 3 दूना 6/25 माइनस 1/5। चलिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा। अगर यहाँ से करें तो 5 बार में यानी कि 8 5 40। ठीक है, 40 प्लस अगर यहाँ से करें तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 41/25 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात जो है से 1:2:3:4 है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू जो दिया हुआ है, आंसर जो दिया हुआ है वो पाई के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई के टर्म में इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए आप लोग। ठीक है, एक चतुर्भुज का एंगल जो है उसका जो दिया हुआ है, अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1:2:3:4 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको x के टर्म में लिख लीजिए। ठीक है, x के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है तो कितना होता है भाई, 360 होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सब को अगर जोड़ देंगे तो 2 1 3 3 6 और 4 10 x बराबर हम लिख सकते हैं 360। और 360 को आप क्या लिख सकते हैं, आप बताइए कि 180 डिग्री बराबर हम पाई लिखते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10x बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 180। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 गुना 180 लिख देते हैं तो 180 की जगह पर कितना कर देंगे, पाई पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 पाई लिख दे रहे हैं। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 360 बराबर हम 2 पाई लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप बताइए कि 10x का आंसर इतना हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2π/10 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अंतर कितना होगा। तो बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अंतर की अगर बात करें तो बताइए 4x में से अगर x घटा देंगे, इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे 3x। ठीक है, और 3x बराबर लिख सकते हैं 3 गुना x का वैल्यू कितना है 2π/10। ठीक है, अगर यहाँ से करें तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल लिखें तो 3π/5 जो हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 14 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, इसका कुछ भाग वो 8% लाभ पर तथा शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है। यदि इसे कुल लाभ जो है तो 14% का होता है, तो बताना है कि 8% लाभ पर जो चीनी बेचा था वो कितना था। ठीक है, देखिए इसको हम एलिगेशन मेथड से बना लेंगे तुरंत। देखिए पहला टर्म में बोल रहा है कि टोटल चीनी था 1000 केजी था, समझिएगा। ठीक है, अब बात बोल रहा है कि 8% पर बेचता है लाभ पर, तो 8% लिख दीजिए। दूसरा का जो बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है 18% लाभ। ठीक है, 18% एलिगेट करना है, टोटल कुल मिला के कितना हो रहा है 14% हो रहा है, 14% लिख दीजिए। अब इसी को एलिगेट कर दीजिए। ठीक है, एलिगेशन सबको आता है। चलिए 14 में से अगर 8 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, 18 में से 14 घटा देंगे 4, यानी कि इसका जो अनुपात आ गया 2:3 के अनुपात में क्या रहा होगा, ये चीनी रहा होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ x के टर्म में अगर लिखें तो हम बोल सकते हैं कि कुल चीनी कितना था 1000 केजी था, तो 3 और 2 यानी कि 3 2 करेंगे तो 5x बराबर 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, 1000 केजी हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200 केजी आ गया। ठीक है,
x बराबर 2 kg आ गया, 200 kg आ गया। तो अब बताइए कि यही इसी के सामने 8% वाला है ना, इसी के सामने, ठीक है। तो 8% वाला बराबर कितना, 2x है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 200, तो 2x बराबर 400 kg। 8% जो लाभ पर बेचा था वो 400 kg हो गया। और यही अगर 18% लाभ वाला बोलता तो कितना हो जाता, 600 kg हो जाता, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है 8% लाभ वाला, तो हमारा 400 kg आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, देखिएगा, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई माइनस रूट 18 बराबर -1 दिया हुआ है, ठीक है। और एक टर्म जो दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 3√2 बराबर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना कि 12xy और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3√2 लिख सकते हैं इस टर्म को। अगर इधर ले जाते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर क्या लिख देंगे, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 3√2 माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3√2 प्लस 1, ठीक है। अगर यहाँ से आप कंसीडर कीजिएगा तो इस टर्म को इसके साथ आप कंसीडर कीजिए, और इस टर्म को इसके साथ कंसीडर कीजिए, इस टर्म को इसके साथ कंसीडर कीजिए, इस टर्म को इसके साथ कंसीडर कीजिए। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3√2 आ जाएगा, और y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। यही आ जाएगा। चलिए अब हमको इसको याद करना है। हमको 12xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो लिख सकते हैं 12, x का वैल्यू कितना है, 3√2 है, तो यहाँ लिख देंगे 3√2 लिख देंगे, ठीक है, गुना 1। अगर यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। 18 में से अगर 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 17। यानी कि बोल सकते हैं कि 12×36 गुना 17√2 हो जाएगा। अगर आप फाइनल अगर कीजिएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 612√2, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 16 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा, P बराबर Q बराबर R बराबर S बराबर दिया हुआ है T बराबर बटा U बराबर √5 दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3p स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3q स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर दोनों टर्म को अगर दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बटा s स्क्वायर बराबर t स्क्वायर बटा u स्क्वायर बराबर √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5/1 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से जो आप कंसीडर कीजिए p स्क्वायर r स्क्वायर और t स्क्वायर का जो वैल्यू कंसीडर कीजिए वो 5 कर लीजिए, और q स्क्वायर s स्क्वायर और u स्क्वायर का जो वैल्यू कंसीडर करना है वो 1 करना है, ठीक है। अगर इतना आप अगर नहीं करते हैं तो फिर जाकर के आपको ज्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए अगर यहाँ से आप करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 × 5, ठीक है, और प्लस 4 × 5, और लिख सकते हैं कितना, 5 × 5 बटा में 3 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से करेंगे 5 × 15, 4 × 5 20 और 5 × 5 25 बटा 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12। अगर ऊपर जोड़िएगा तो 15 25 कितना, 40 20 60/12 अगर कीजिएगा तो हमारा 5 जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 2 इकाई काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उस काम के 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए कितने व्यक्ति जो है 16 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कैसे बताते हैं। पहले भी आपको बताया है 24 गुना 8 गुना 10 कितना इकाई काम करते हैं भाई, तो ये पे यहाँ पे दिया हुआ है 2 इकाई काम करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 इकाई काम कर रहा है, 4 इकाई करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से लिखेंगे कितना, 6 घंटा कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं 16 व्यक्ति कर रहे हैं। ठीक है, 16 दिन कर रहे हैं और व्यक्ति नहीं पता है तो इसको हम क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ठीक है, लिखने का तरीका यही था, पहले भी आपको बताए थे। अगर यहाँ से एम का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या लिख देंगे, 4 से 4 बार में काट देंगे, 4 चौके 16। अगर यहाँ से करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से करें तो 4 दूना 8 और 6 चौके 24, यानी कि आ गया कितना आ गया, एम बराबर हम लिख देंगे 5 गुना 10 चौके 40, यानी बोल सकते हैं कि 40 व्यक्ति अब जो काम है 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटा 16 दिन में पूरा करेंगे। इस प्रकार से 18 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष A से BC पर बने एक बिंदु D तक रेखा खींची गई है। यदि BC बराबर 9 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 3 सेंटीमीटर है तो क्रमशः ABD तथा त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है कोई ABC कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, इसके शीर्ष से एक क्या किया गया है, यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, ये जो डी पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो बोल रहा है कि DC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि अब DC बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज बोल रहा है ADC, ये जो त्रिभुज है ये दोनों का क्षेत्रफल का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब बताइए कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल का अगर अनुपात बोले तो इसका जो भुजा का, दोनों भुजा में प्रत्येक भुजा के क्या है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दूसरा का 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भी त्रिभुज में जो हो जाएगा वो भी अनुपात जो हो जाएगा इसका भुजा के टर्म में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात लिख सकते हैं, अनुपात बराबर इसका भुजा का ही अनुपात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक भुजा 6 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 अनुपात 1 जो हो जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार से 19 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि दिए गए चित्र में AB समानांतर CD है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक फिगर दिया हुआ है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, यही फिगर दिया हुआ है। ठीक, बोल रहा है कि ये जो है A है, B है, C है और D है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये जो है तो y है और ये है तो 2y है और ये जो है ये भी y है। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कितना, 5y दिया हुआ है, 5y दिया हुआ है। ठीक, अब बोल रहा है कि ये जो रेखा है ये रेखा दोनों क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, अगर आपस में जब समांतर है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि y का मान क्या हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि देखिए दोनों लाइन जब समांतर है तो ये जो क्या हो जाएगा, एकांतर लाइन हो जाएगा। अब बताइए कि अगर जो ये दोनों जो कोण हो जाएगा पूरा, देखिए ये कोण हो जाएगा और पूरा ये कोण जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, और दो संगत कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे तो कितना बोल सकते हैं, y प्लस 2y प्लस y प्लस ये कितना है 5y बराबर कितना बोल सकते हैं, 180 डिग्री बोल सकते हैं। अगर यहां से जोड़िएगा तो 2 3 1 4 5 9y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री बराबर कितना, तो y बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री बटा 9, यानी कि 20 डिग्री जो आ गया यही हमारा क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से सेट नंबर 41 हम लोग का समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक अगले दिन नया सेट के साथ। बस आज के लिए बस धन्यवाद।